चलिए फुल जोश के साथ लेट्स सेट गो फॉर लिटरेचर पोर्शन एंड ऑल इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केचेस दैट वी हैव इन 2 बुक्स, फर्स्ट लाइट एंड मोमेंट्स दैट यू हैव, एंड लेट्स स्टार्ट सो दैट ऑन अ गुड नोट। छोटी छोटी सी समरीज कर लेते हैं, चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच बोर्ड एग्जाम्स में कौन से आने वाले हैं वो कर लेते हैं। आई बिलीव दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ठीक है। विद दैट नोट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट यू हैव, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में जो आपके प्रोजेज हैं वी आर कवरिंग दैट। फर्स्ट कहानी आती है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, वी आर गोइंग टू डू दैट स्टोरी ऑफ दैट फार्मर लेंचो। व्हाट वाज द स्टोरी? एक प्यारा सा फार्मर है लेंचो हु लिव्स ऑन द ledge or the edge of a hill, right? तो edge क्या होता है? that just that point, hilly, एक hilly area जो है which is just above from the surface, there he has his hut। वहां से उसको पूरा फील्ड दिखता है। वो कौन सा फील्ड है? दैट इज कॉर्न फील्ड। ही कैन सी दैट, ठीक है। तो समरी पे अगर हम आ जाए, लेंचो इज अ मैन ऑफ एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी एंड फेथ। आफ्टर अ devastating hailstorm ruins his cornfield, he turns to his ओनली होप गॉड। हुआ क्या था? बारिश हो गई थी, एंड नॉट इट वॉज बारिश, इट वॉज एक्चुअली हेल स्टॉर्म। ही वॉज होपिंग एक छोटी मोटी सी बारिश हो जाए, मेरे कॉर्न के फील्ड को अच्छा सा इरिगेशन मिल जाएगा और ये बहुत अच्छे से नरिश हो जाएगी। बट होता क्या है? दैट वॉज रेनिंग। और पहले बूंदे कैसे शुरू हुई थी आनी? उसको वो बूंदे कैसे लग रही? दैट वॉज सिल्वर कॉइन। उन बारिश की बूंदों को उसने सिल्वर कॉइन कॉल्ड किया था। क्यों? आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, व्हाई? बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज इन टू हाई होप्स। उसको लग रहा था कि अगर ये बारिश की बूंदे मेरे क्रॉप को मिलती है, माई क्रॉप विल नरिश, राइट? एंड देन ही वॉज सो होपफुल, ही वॉज जस्ट blooming with that happiness, that hope was there। but होता क्या है? with a little time that rain converted into heavy rain and then hailstorm। hailstorm से हुआ क्या? that whole the his field, मतलब जो उसका पूरा खेती थी, that crop उसका totally that was in a devastating condition। it was totally vanished, I would say। it was spoiled totally, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है? he was really demotivated, he was really sad, he was all alone there। उसकी फैमिली वहां थी। अच्छा, इस पॉइंट पे एक छोटा सा पॉइंट आता है। who was the lady who called him for the supper, and supper is about dinner। डिनर के लिए उसको किसने कॉल किया था? क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन फिर सीबीएसई से आपको आ सकता है। he had his family there, and the lady जिसने उसको उस बारिश से होने से पहले उसको कॉल किया था, she was his wife, right, who called him। तो अब जब बारिश हो चुकी थी, he was really sad, he was demotivated totally। then उस कंडीशन में उसको क्या याद आया? he can faith, he can rely on God। और उस फीलिंग के साथ he decided to write a letter to God, क्योंकि he had this blind faith in God। ये बात हमेशा याद रखिएगा, लेंचो was a simple person, but उसकी ब्लाइंड फेथ थी गॉड में, ठीक है। उस फीलिंग के साथ ही रोड द लेटर। ही राइट्स अ लेटर आस्किंग फॉर 100 pesos टू रीसो हिज फील्ड। अब ये नंबर याद रखना जरूरी है। उसने कितने पैसे, मतलब हाउ मच मनी ही रिक्वेस्टेड? दैट वाज 100 pesos, राइट? दैट वाज 100 pesos ही रिक्वेस्टेड फॉर। और ये लेटर जब वो वहां ले जाता है, अब ये सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या उसका लेटर पोस्ट ऑफिसर ने डायरेक्ट रिसीव किया था? जो उसका लेटर था, जब वो पोस्ट करने गया लेटर को, गॉड को जब उसने लिखा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्या ऑफिसर ने डायरेक्टली लिया था, पोस्ट ऑफिसर ने, या किसी और ने लेटर लिया था और ही जस्ट पोस्टेड इट, या ही हैंडेड ओवर? what he did, he posted that letter। the postmaster, a kind man, means employee को वो लेटर मिला, he loved, and then he handed over the letter to postmaster। postmaster को जब लेटर मिला तब क्या हुआ? postmaster, a kind man, is moved by his faith and collects 70 pesos। okay, let me do this। देखो, दो चीजें आपको एज अ एमसीक्यू या एक 1 मार्क क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन में आ सकता है। हाउ मच मनी ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, दैट वाज 100 pesos। हाउ मच पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू कलेक्ट, दैट वॉज 70 pesos। उसने सारा नहीं किया था। अब उसके अलावा क्या, उसने वो 70 pesos कलेक्ट कैसे करे थे? ही कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ ऑल्सो। वाई ही डिड दैट? ही वॉज सो काइंड। ये तो आंसर है।
पर उसके अलावा क्या, काइंड का मतलब ये थोड़ा ना कि वो पूरी दुनिया की मदद करने निकला हुआ था। क्या रीजन बनेगा? द रीजन इज दैट एज ही वॉज काइंड ही वॉज मूव्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड एंड ही डिडंट वांट, वो नहीं चाहता था कि उसकी जो ब्लाइंड फेथ है गॉड में, दैट शुड बी शेकन, ऐसा नहीं हो, इसके लिए ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। क्लियर? तो ये आंसर आई वांट कि जरूर जाए, इस लेक्चर को रिवॉच भी कर लीजिएगा कि पोस्ट मास्टर का इंटेंशन उसका क्या था। वो काइंड था, वो सबकी मदद नहीं करता था, ठीक है, उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते, वो खुद क्या करता। दैट वाज द थिंग कि उसने वो कलेक्ट किया इसी पर्पज से कि उसको गॉड में फेथ है लेंचो को, तो वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर भगवान में इतना कोई विश्वास रखता है, इट शुड बी देयर, दैट वाज हिज पर्पस एंड ही वाज इन नीड ऑल्सो, ठीक है, उसको 100 पीसोस की जरूरत थी, तो वो काफी परेशान था। He suspected the post office employees of stealing the rest. अब जब ये 70 पीसोस लेंचो के पास जाते हैं इनडायरेक्टली, तो लेंचो को लगता है कि गॉड से कोई गलती नहीं हो सकता, ये जो 30 पेसोस कम आए हैं, 100 तो पैसे भेजे ही होंगे गॉड ने, पर जो बाकी के पैसे नहीं आए हैं, दैट मीन्स दिस मनी हैज बीन स्टोलन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, राइट। तो ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज फॉर दैट। उसको ये पूरा विश्वास था कि भगवान ने उसको वो पैसे भेजे हैं, उसको ये आइडिया नहीं था कि ये पोस्ट ऑफिसर ने पैसे दिए होंगे या किसी पर्सन ने दिए होंगे। तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ ब्लाइंड फेथ, यू विल टेल दैट ही फेल्ट दैट गॉड कैन नॉट कमिट द मिस्टेक। लेंचो को ये विश्वास था कि गॉड से कोई गलती नहीं हो सकती, उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही उसके पैसे डेफिनेटली लिए हैं। देन व्हाट हैपेंड, what he called them, the employees of the post office, उनको उसने क्या बोला था, bunch of crooks, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, bunch of crooks। दूसरा, इसकी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, BUNCHOFCROOKS। आपके पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं bunch of crook की स्पेलिंग को डिस्टर्ब करके। यू मस्ट बी श्योर इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट स्पेलिंग, जस्ट टू चेक विद दैट ट्रिक एग्जामिनर आपको अलग अलग स्पेलिंग्स भी दे देता है। The story highlights the irony that faith can be blind to human kindness, and this is the main theme plot of the story, and as well as it is the message from the story ki you should have faith, but it shouldn't be blind as Lencho did, right? That you are ready to ignore any human's effort, but you have this blind faith in the God, that he is the one who cannot commit mistake. That is why वो कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि ये जो पैसे उसके पास आए ये किसी ह्यूमन एफर्ट्स का नतीजा है, ना कि गॉड की तरफ से, ठीक है। इनफैक्ट एज अ आयरनी उसने वो पैसे लेके सेकंड लेटर में, नेक्स्ट लेटर में वो बंच ऑफ क्रूक्स लिख देता है एम्प्लॉयज़ को, और वो क्या रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम सेंड मनी फ्रॉम डायरेक्ट मेल और सम अदर वे, डोंट पोस्ट इट, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ they are just crooks. So this is about first story, letter to God. I hope सभी को क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को नहीं आती थी, वैसे सबकी फेवरेट स्टोरी भी है and mostly done story, right? Now let's move to the next part, next story that we have. Okay, right, before doing that let's do this chapter. ये चैप्टर स्टूडेंट्स कई बार स्किप कर जाते हैं, राइट। डू यू नो अबाउट साउथ अफ्रीका? नाम तो सुना है, एक कंट्री है, फेमस कंट्री है। नेल्सन मंडेला वहीं पर प्रेसिडेंट थे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी यहाँ पर जो आपको याद रखने इस चैप्टर के की पॉइंट्स, राइट। इस समरी में उसको हम वो भी कवर करेंगे। एक डेट है अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट which was the very first time in the history of South Africa the black president was going to be there and he was ready to take his oath. oath मतलब शपथ, जैसे आप असेंबली में इस तरह से हैंड आगे करके शपथ लेते हैं, that oath. So he was ready to take the oath of being the president and governing the whole country with full honesty and belief कि सभी integrated रहें and brotherhood के साथ रहें। तो what was there exactly in the chapter देख लेते हैं जल्दी से समरी में। The historic moment when Nelson Mandela became South Africa's first black president, ending decades of apartheid. Apartheid क्या होता है? When you rule people, when you differentiate people based on race. So people are divided just because of their race, and they were kept aside as a lawless people, right?
So that term was apartheid. They were just being considered lawless. Who? Black people. They were considered lawless. They were considered just different and being considered as apartheid. Okay? This was the policy. Mandela reflects on the sacrifices of thousands of patriots who paved the way for his rainbow gathering. Now, very important and very favorite term that he used, rainbow gathering. What does it mean? आपको इससे भी related question आ सकता है. Rainbow gathering क्या था? When so many people came there, ठीक है, जो वो जो एक event था जिस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, ओथ लिया था, that time different kind of people came there to witness that program, that event, that inauguration ceremony. एंड वो डिफरेंट रेसेस से आए थे बिकॉज दे वर फ्रॉम डिफरेंट नेशन. सो जो डिफरेंट रेसेस के लोग थे, दे वर लाइक लुकिंग लाइक रेनबो, रेनबो ऑफ कलर, रेनबो ऑफ रेसेस. तो इसीलिए उसको रेनबो गैदरिंग कहा था नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. वी मस्ट नो द मीनिंग एंड वी आर क्लियर नाउ अबाउट रेनबो गैदरिंग. रेनबो में बेटा काला, पीला, नीला, येलो ये सब मत डाल देना. इट इज जस्ट अबाउट डिफरेंट कलर्स ऑफ रेस. ठीक है. He discusses the twin obligation every man has. Again another important question. Twin obligation के बारे में भी उन्होंने बोला था in his chapter. Actually this whole chapter is from his autobiography ना. So he said twin obligation थी towards his family, जो उनकी personal family like his wife, his children, and other obligation which was his most utmost priority, that was towards his people. ठीक है. His nation, उसके लोग जिनके लिए वो काम कर रहे थे. तो ये ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब ये दो तरफ की जो उनकी जिम्मेदारियां थी जिसके लिए वो आंसरेबल थे, ये उन्होंने अपने बायोग्राफी में मेंशन किया है. एंड ही एक्चुअली केप्ट हिज पीपल ऑन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, ये एक पॉइंट आता है. देन ही कंक्लूड्स दैट फ्रीडम इज indivisible. The oppressor is as much a prisoner as the oppressed, because hatred locks the gates of humanity. ये एक पॉइंट आता है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है. क्या ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड के बारे में बात की गई है, ये पॉइंट याद रखना, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप अच्छे से कर सको. ठीक है. क्या है इसमें ये बोला गया है, ऑपरेस्ड का मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं. हु इज द ऑपरेसर? जिसने किया. हु इज ऑपरेसिंग? ठीक है. नाउ नेल्सन मंडेला बिलीव्स दैट इफ ऑपरेसर इज ऑपरेसिंग द पीपल, ठीक है, एक वो जिसने गलत किया, एक वो जिसने गलत सह लिया, दोनों ही इक्वली दे आर ऑन रॉन्ग साइड, दे बोथ आर कल्प्रिट्स. ठीक है, दे बोथ आर रॉन्ग. ऑपरेसर को गलत करना नहीं चाहिए था, बट यस ऑन द अदर हैंड दैट हु इज द ऑपरेस्ड वन, जिसने गलत सह लिया, दैट इज ऑल्सो ऑन अ बैक मिस्टेक, या यू कैन से दे आर रॉन्ग, क्योंकि उनको सहना नहीं चाहिए था. दे शुड नॉट एंड्योर दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन. सो उनकी नज़र में ये दोनों चीज़ गलत है. सेकंड, उन्होंने लव एंड हेट्रेड के बारे में बोला दैट यस हेट्रेड की वजह से मीन्स ह्यूमन नेचुरली मेड फॉर लव. इफ़ यू टॉक अबाउट अ बेबी, बेबी नोज लव, दे जस्ट गिव यू लव. ठीक है, ये मैं नेल्सन मंडेला का विजन बता रही हूँ, बट उसको हेट्रेड का मतलब नहीं पता. ये हम लोग हैं जो किसी बेबी को या किसी भी ह्यूमन को समझाते हैं बचपन से दैट दिस इज हेट्रेड, इसको पसंद करो, उसको नहीं. वी शुड नॉट लव दीज पीपल, वी शुड नॉट हेट दोज. दिस इज हाउ बेबी और अ ह्यूमन इज टॉट सिंस इट्स चाइल्डहुड, राइट? सिंस इट्स चाइल्डहुड ही इज लर्निंग, एंड हेट्रेड इज ब्लॉकिंग द वे फॉर द ग्लोब, फॉर people globally there, or you can say that the broader aspect of humanity. So this is the vision of Nelson Mandela about the hatred in heart is working as a blockage, which is blocking the growth he can have as a human being, right? One more thing, hatred doesn't come naturally, love comes naturally according to Nelson Mandela. and ये point जरूर याद रखिएगा. अच्छा point है, even Nelson Mandela के character sketch में भी mention कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन मेंशन नेल्सन मंडेला कंसीडर लव एज अ नेचुरल फीलिंग दैट कम्स टू ह्यूमन, एंड हेट्रेड इज एन आर्टिफिशियल फीलिंग दैट इज बीइंग फेड टू ह्यूमन बीइंग्स सिंस देयर चाइल्डहुड. चलिए आगे देख लेते हैं. एक ये है, ही डिफाइंस करेज नॉट एज अ एब्सेंस ऑफ फियर बट एज द ट्रायम्फ ओवर इट. ठीक है, मीन्स ट्रायम्फ इन द सेंस ही रियली फील दैट
when you are able to overcome the fear, right, that is the real triumph you have. जब आप कोई चीज से डरते हैं उससे, अच्छा एक और चीज इन्होंने अपना रेफरेंस दिया था अपने चाइल्डहुड के बारे में, मीन्स सिंस चाइल्डहुड उनको एक इमेजिनरी फ्रीडम फील होती थी। ये पॉइंट भी इन्होंने इस चैप्टर में दिया है, क्योंकि देखो ये पूरा चैप्टर उनकी बायोग्राफी से उठाया गया है। तो अपने चाइल्डहुड का उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि मैं एक ऐसी दुनिया में था, एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता था, विलेज बॉय था, मैं वहाँ घूमता था, स्प्रिंग्स को एंजॉय करता था, दैट मिलीज दैट फिश वाज देयर, दैट उसको एंजॉय करता था। आई वाज देयर लाइक कि ठीक है वी आर लिविंग इन अ फ्री सोसाइटी, फ्री एरिया, बट दैट वाज एन इल्यूजन, वो सच नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि ठीक है ये तो इल्यूजन था, फ्रीडम जैसा तो कुछ है ही नहीं, वी आर नॉट हैविंग दिस राइट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस, we are not having rights, equal rights as others have, especially white people. We don't have rights to get the jobs, that was really important, get jobs equally as whites can have। जो गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट्स में जॉब उनको नहीं मिल रही थी, एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे और इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, जिससे एक्चुअली उनको समझ आया कि जो फ्रीडम वाली फीलिंग थी सिंस चाइल्डहुड वो एक इल्यूजन थी, एक वहम था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था वो अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने एक टर्म यूज किया पीपल्स। पीपल्स का मतलब उन्होंने जो बोला है वो जो एक कंट्री के लोग होते हैं उसको उन्होंने पीपल्स बोला है। ठीक है, कई बच्चे समझते होंगे कि पीपल्स तो मैम गलत वर्ड है, ग्रामेटिकली हम नहीं लिख सकते ऐसे, बिल्कुल करेक्ट बात है, बट जब हम पीपल्स स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ते हैं, आप इस पर रिसर्च कीजिएगा कभी जब बाद में समय मिले। पीपल्स स्पेसिफिकली कंट्री मैन के लिए मेंशन है ये चैप्टर में, ठीक है, जो नेल्सन मंडेला ने यूज किया। जनरली निग्लेक्टेड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 1 स्टोरी जहां से आपके एक बुक का नाम भी आता है, फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की, जहां पर आप एक बर्ड की बात करेंगे, एंड दूसरी हम बात करेंगे ब्लैक एरोप्लेन की, जो अनदर स्टोरी है फ्लाइंग से रिलेटेड ही, बट यस डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट में आपने किसके बारे में बात करी है? हम बात कर रहे हैं एक फैक्ट की। चलो हम आपके बचपन की बात कर लेते हैं। दिस इज समवेयर रिलेटेड टू अ फियर ऑफ गोइंग आउट। ठीक है, मे बी इट इज जस्ट अ कॉमन फियर, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग जो आपकी हुई थी, हो सकता है रोड पे अकेले जाने से डर लगता हो। यहाँ पर हम एक बर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, दे यूज टू लिव ऑन द लेज ऑफ अ हिल। सी के किनारे पे एक छोटा सा हिल एरिया था, उसके बिल्कुल कोने पे इनका नेस्ट था। ठीक है, ये हम बात करें एक सीगुल की, एंड ही वाज द यंगेस्ट वन इन हिज फैमिली, जहाँ उसके ब्रदर सिस्टर भी थे एंड मदर फादर थे। दिस बर्ड हु यूज टू फियर अलॉट फ्रॉम फ्लाइंग। ठीक है, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। उसको डर क्या था, ये क्वेश्चन बनता है आपका इस चैप्टर से। उसको डर था कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश की, माई विंग्स विल नॉट फ्लटर, दे विल नॉट ओपन एंड आई विल जस्ट फेल डाउन। दिस वॉज द फियर। आई एम रिपीटिंग, उस यंग सीगुल को क्या डर था? ही थॉट, ही हैड दिस फियर कि इफ आई ट्राई टू फ्लाई, माई विंग्स विल नॉट ओपन, दे विल नॉट फ्लटर, आई विल फेल डाउन इवेंचुअली। दिस वॉज द फियर। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक क्विकली। This is a psychological tale of a young seagull afraid to take his first leap. While his siblings fly, he starves on a ledge. Finally, hunger overcomes fear when his mother lures him. This word is helpful for you. With a piece of fish, as he falls, instinct takes over and he flies. It teaches that inner fear is the only real hurdle to success. ठीक है, तो उसकी मदर ने क्या किया था? उसको टेम्प्ट किया था। मदर ने किया, पहले ये 24 घंटे अराउंड भूखा रहा, उसको कुछ खाने को नहीं दिया गया। देन इवेंचुअली मदर ने क्या किया था? शी हैड दिस पीस ऑफ मीट in his in her means with her, and then she started by putting out the pieces one by one. This sight of food, when this starving seagull was there, already bhuka tha, he went mad. ठीक है, he started approaching his mother. वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मदर आगे से हट गई। इवेंचुअली ही फेल डाउन फ्रॉम द लेज। वो जो कोना था ना उस चट्टान का, वहां से वो नीचे गिर पड़ा। पर हुआ ये कि वो गिरने तो लगा, बट जस्ट ऑन इट्स ओन उसके विंग्स खुले, ही स्टार्टेड फ्लटरिंग। पहले उसका जो
डाइव, जो जब उसने उड़ना शुरू किया, दैट वाज ऑन अ लोअर साइड, देन ही जस्ट स्टार्टेड विद soaring in the sky, and he kept on flying and flying. His family was really happy. They started celebrating when he landed back on the water surface. ठीक है, they were just making that cracky sound around him. They were all happy and celebrated. तो आपको ये मैसेज भी मिलता है that fear is just a foundation present in your mind. ठीक है, it is stopping you from success. Otherwise fear is nothing. It is just a thing और अ पीस ऑफ थॉट इन योर माइंड ओनली. ठीक है, कई बार हम डरते हैं नहीं कर पाएंगे, पर इसके लिए ये मत करना कि एग्जाम चैप्टर पढ़ के बंजी जंपिंग के लिए अभी चले जाओ या स्काई डाइविंग के लिए चले जाओ. अभी मत करना, एग्जाम के बाद करना. तो भी तब, क्योंकि आपकी एज में वो अलाउड नहीं है. दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर एज, राइट. ऑल राइट, वी आर गोइंग फॉर द ब्लैक एरोप्लेन नाउ. ब्लैक एरोप्लेन क्या, दैट गोज विद द इमेजिनेशन. ठीक है, यहाँ हम एक पायलट की कहानी की बात कर रहे हैं. एक पायलट जो एक फीलिंग के साथ निकला था ऑन अ रिस्क दैट ही वांटेड टू हैव दिस इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, राइट. एंड विद दैट फीलिंग वहाँ वो अपनी फैमिली के पास पहुँचना चाहता था, पर कहाँ क्या कैसे हुआ, दैट अ पायलट फ्लाइंग टू इंग्लैंड. तो वो इंग्लैंड के लिए निकला था, गेट स्ट्रैप्ड इन अ मैसिव स्टॉर्म, जिसका उन्हें अंदाज़ा भी था. किस में निकला था, पायलट है तो भाई ट्रक लेके तो नहीं निकला था. किस में निकला था, एरोप्लेन में निकला था. क्या वो ब्लैक था, बिल्कुल नहीं था. जिस प्लेन में पायलट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, दैट वाज एन ओल्ड डकोटा. ठीक है, तो उस डकोटा प्लेन से वो निकला था, दैट वाज एन ओल्ड डकोटा. ही टूक दैट रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू हैव दिस ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन इंग्लैंड. उसी होप के साथ वो निकला, बट ही वाज ट्रैप्ड इनटू स्टॉर्म. आगे क्या हुआ, हिज इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड, he faces certain death. Suddenly a mysterious black plane appears and guides him through the clouds. Upon landing he discovers no other plane was in the sky, and he explores the themes of mystery and divine intervention. So होता क्या, एक बार ज़रा हिंदी में जल्दी से समझ लेते हैं. I will translate it to Hindi and English both. When he was trapped in the storm ना, हुआ क्या, दैट ही उसके जो इतने भी रेडियो कनेक्टिविटी थी, जो डिवाइसेस थे, दे वर नॉट वर्किंग एट ऑल. रेडार वाज नॉट हैविंग दिस एनी डेटा और एनी नोटिफिकेशन, या कुछ भी कनेक्शन उसके पास नहीं आ पा रहा था. ही वाज जस्ट टोटली लॉस्ट कंट्रोल विद द कंट्रोल सेक्शन ऑल्सो. तो वहाँ उसको एक सडनली उस तूफानी रात में ब्लैक एरोप्लेन दिखना शुरू हो गया. ठीक है, सो उसको वो एक ब्लैक एरोप्लेन और एक पायलट दिखता है उस एरोप्लेन में. ही फेल्ट लाइक कि दिस पायलट उसको इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसको रास्ता दिखा रहा है. उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. ही स्टार्टेड फॉलोइंग इन. इवेंचुअली ही वॉज एबल टू कम आउटसाइड फ्रॉम दैट स्टॉर्मी area, that cloud, all black clouds were there. Then he was able to see the runway gradually, one by one he was able to see the lights of the runway. ठीक है, he started landing on the runway slowly. This is how he did. When he reached the control that airport, actually there he went to the office. There a lady was there on a counter. वहाँ तक he rushed and he asked for that black aeroplane, that pilot. That lady was amazed to know कि वो किसके बारे में पूछ रहा है. एंड हेयर दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर. जब इस पायलट को लगता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन और वो जो पायलट उसने देखा था, वॉज दैट रियल, या गॉड की तरफ से कोई डिवाइन इंटरवेंशन थी, उसके लिए मदद भेजी गई थी, या इट वॉज जस्ट हिज इमेजिनेशन. सो दैट लीव्स. अच्छा, यहाँ पर आपके लिए ओपिनियन बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, बट समटाइम्स अबाउट फैक्ट्स. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन. वी हैड दीज 2 small stories in the chapter, and we have covered the first flight, right? So now let's move to the next chapter, next summary that we have about a diary from the diary of Anne Frank. Anne Frank, a girl. ठीक है, we know about this girl a bit. और वो जिन बच्चों ने नहीं किया, तो she comes from a family, Jewish family, right? They were under those circumstances, जो Anne Frank थी, she happened to develop this feeling that मतलब but अगर कि कोई best friend she can have,
अगर कि उसके पास कोई फ्रेंड हो सकता है, दैट वॉज हर डायरी ओनली. शी कंसीडर्ड हर डायरी, जिसमें वो डेली लिखा करती थी, हर पर्सनल डायरी, वो उसको बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करती थी. वो क्यों? फर्स्ट थिंग कि डायरी से वो अपने सारे सीक्रेट शेयर करती थी. सेकेंडली, डायरी के जो पेजेस थे या डायरी जो थी, शी दैट नेवर जज्ड हर, दे नेवर रिप्लाइड बैक. ठीक है. She felt confident and secured. This protection was there from the diaries, and so she was so connected with the diary. She used to write each and everything that happened in the day. ठीक है, maybe at a school, in the family, whatsoever she feel like, she mentioned everything in the diary because it was a personal diary. अब एक important point, क्या ये डायरी प्रिंट हुआ था? Yes. क्या ये डायरी तब प्रिंट हुआ था जब एने फ्रैंक जिंदा थी? No. After her death, एने फ्रैंक died really early in her age, in her life. उनकी डेथ के बाद her father discovered this diary of Anne Frank. He sent that for the publish, and this was the thing that made this, this personally wrote lines, personal feelings, everything that she mentioned in the diary. Actually, she poured out her heart. उन्होंने अपना, जैसे कहते हैं ना, दिल निकाल के रख दिया. She poured out her heart in the diary, and that is how it happened to get published after her death. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट दिस चैप्टर. अब जल्दी से समरी देख लेते हैं जो कवर करता है उनकी फीलिंग्स को, उनके स्कूल की हुई उस इंसिडेंट में जिसमें उनके टीचर ने उनको चैटर बॉक्स, ठीक है, एंड फिर फर्दर उनको एनकरेजेस चैटर बॉक्स कंसीडर किया था. एक वो लड़की जो बहुत बोलती है, उनको ये उपाधि दे दी गई थी. तो कैसे हम कर सकते हैं इसको समराइज चैप्टर को? एने फ्रैंक, अ 13-year-old जूइश गर्ल, ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा बेटा. 13-year जूइश गर्ल. ठीक. हाइडिंग ट्रीट्स हर डायरी किटी. यस, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द नेम ऑफ डायरी किटी. As trusted friend because she feels she has no one to confide in. She shares an anecdote about her math teacher, Mr. Keesing. Name of that teacher जिसने उसको चैटर बॉक्स और encourages चैटर बॉक्स बोला था, उसका नाम मिस्टर कीजिंग था. ये पूछा जा सकता है समटाइम, तो प्लीज मेमोराइज दैट ऑल्सो. उसको पनिशमेंट क्या मिला था? उसको ऐसे राइटिंग बार बार लिखने के लिए बोला था ना, तो पनिशेस हर फॉर बीइंग अ चैटर बॉक्स. Though witty essays, Anne convince him that talking is a student's trait inherited from her mother. Eventually, her humor wins him over. The chapter portrays Anne's maturity, her need for emotional expression, and her ability to find light even in restrictive circumstances. So she was funny at heart. तो इसीलिए उन्होंने जो एसेज लिखे थे, जो मिस्टर कीजिंग ने उसको एज अ पनिशमेंट दिया था, बीइंग द चैटर बॉक्स इन द क्लास, she wrote in a humorous tone, in a humorous way, without any fear, और कोई डर जो उसने फीलिंग नहीं दिखाई. It impressed the teacher. Even she was successful in denoting her view, denoting her feeling कि it's not bad to talk, it's not bad to be humorous, it's not bad कि क्लास में हम आपस में बात करें. तो टीचर ने उसको फिर वहीं रुक गए थे, उनको कोई फर्दर पनिशमेंट नहीं दिया था. ठीक है. सो दिस वॉज द स्टोरी. तो ये स्टोरी भी आई फील कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं. वी आर डन विद द समरी ऑफ एने फ्रैंक. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, 3 स्टोरीज यू हैव. सो नाउ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया क्या है बेटा? यहाँ पर आपको 3 ट्रेवलॉग्स मिले हुए हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रिप्शन. द राइटर्स हैव मेंशनड इट इन अ वे दैट उन्होंने जब ये प्लेसेस डिस्कवर की, लाइक गोवा, कुर्ग के बारे में आपके पास आता है डिस्क्रिप्शन, एंड असम, टी फ्रॉम असम. ठीक है. हम 3 जगहों की बात करेंगे. तो फर्स्ट जो आती है बेकर्स फ्रॉम गोवा, इसमें गोवा का डिस्क्रिप्शन आया हुआ है. आपको पोर्तुगीज और दैट एरा व्हेन पोर्तुगीज वर देयर इन इंडिया, ये डिस्क्राइब किया गया दैट व्हाट काइंड ऑफ टाइम वाज देयर व्हेन बेकर्स यूज्ड टू बी. तो हाउ द टाइम वाज, व्हाट वाज द कल्चर, व्हाट वाज द ट्रेडिशन. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द समरी. This nostalgic piece recalls the importance of the village baker padder. ठीक है. आप जब इसको चैप्टर को देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग सी पिक्चर मिलेंगी आपको बुक में. वहाँ ना बेकर की फोटो दिखाई गई है. बेकर की इमेज में आपको दिखाया गया है कि द बेकर्स आर रियली हेल्दी. उनके पास जो उनकी ड्रेस है, और उनको पैडर कहा जाता था. दे यूज टू बेक ब्रेड्स, और ठीक है, तरह तरह की ब्रेड्स बनाई जाती थी. बीगल्स बनाए जाते थे, वो जैसे डोनट्स वैसे दिखती है ना, उस तरह के बीगल्स बनते थे. और पोर्तुगीज टाइम पे जब वहाँ वो लोग ज़्यादा रहते थे गोवा में, ब्रेड का बहुत कल्चर था. इतना कल्चर था कि जो ये पैडर्स होते थे ना बेटा,
ये डेली, जैसे आप शायद अगर किसी कॉलोनी में रहते हैं, कहीं रहते हैं, यू गेट फ्यू वेंडर्स देयर जो डेली बेसिस पे मे बी सप्लाइंग द मिल्क और सम डेली होम हाउस होल्ड ग्रोसरीज एट द डोर स्टेप। ठीक, अभी तो काफ़ी सारी शॉपिंग साइट्स भी हैं जो आपके डोर स्टेप पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, सो दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम पोर्तुगीज़ के यहाँ जब इतना कल्चर था तो ब्रेड बेकर्स एज अ पर्सन फैमिली पर्सन कंसीडर होता था, फैमिली फ्रेंड कंसीडर होता था, क्योंकि वो डेली ही ब्रेड डिलीवरी के लिए आते थे। पीपल ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स विद दे वर सो कंफर्टेबल, चिल्ड्रन वर सो कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, वो जल्दी से भाग के डोर पे आ जाते थे जब भी ये वेंडर डोर स्टेप पे आता था ब्रेड डिलीवरी के लिए। सब लोग एक वार्म से जेस्चर के साथ उससे मिलते थे और एक फैमिली मेंबर की तरह उसको ट्रीट करते थे। ये कहाँ दिया हुआ है? ये इस चैप्टर में दिया है। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू द स्टोरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या? अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रेड बेकिंग वॉज अ कल्चर। आपको मेंशन मिलता है इस चैप्टर में दैट ड्यूरिंग द वेडिंग इट वॉज अ कल्चर, इट वॉज अ रिचुअल दैट द मदर ऑफ द ब्राइड विल बेक अ स्वीट ब्रेड एज अ रिचुअल। तो ये भी आपको इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मेंशन मिलता है दैट इन टुडेज एरा व्हेन पोर्तुगीज हैव गॉन, और वहाँ बहुत कम लोग ही बेकर्स बचे, इतना कुछ देखने को नहीं मिलता। एक दो पुरानी बेकरीज हैं गोवा में जो अभी भी उसी तरह के स्टैंड बाय पे हैं, जैसे पहले कभी पुरानी हिस्ट्री में एरा मिलता था, बेकिंग चलती थी, उसी तरह की शॉप है कुछ कुछ, बट ज़्यादा नहीं रहा। तो इट हैज़ गोन, द टाइम हैज़ गोन। तो दैट म्यूजिकल थर्ड ऑफ हिज बैम्बू टू द ट्रेडिशनल कवाई ड्रेस, द बेकर वॉज अ फ्रेंड एंड गाइड टू द चिल्ड्रन, इट एम्फसाइजेज हाउ पोर्टुगीज ट्रेडिशन स्टिल ब्रीद इन गोवन कल्चर। सो दिस वॉज द, क्या कह सकते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ bread baking, the bread baking culture, and those who were Portuguese in Goa, what kind of feelings were being shared with this person, the vendor, जिसको पैडर कहा जाता था। तो ये सारा आपको मेंशन मिलता है। इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक, बेकर्स फ्रॉम गोवा में। अब इसके बाद आती है एक और स्टोरी, एक ट्रेवल ऑफ कुर्ग। कुर्ग इज अ प्लेस। ठीक है, इट इज related to Bangalore side, right? This हो सकता है some of you have been to this place. This is a hill station जहाँ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन आपको मिलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। इफ़ फ्यू ऑफ देम हैव यू बीन, इफ़ यू बीन देयर टू कुर्ग, आप सबको ज़रूर पता होगा कि किस तरह की वहाँ एक्टिविटीज़ और कॉफ़ी प्लांटेशन देखने को मिलती है। तो कुर्ग में आपको क्या मिलता है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ पीस ऑफ हेवन। Coorg is famous for its coffee, rainforest, and brave Kodavu warriors. The author highlights their hospitality and theory of their Greek and Arabic descent. When we talk about this particular term, Kodavu, right? It is actually mentions actually about a community, right? These people, that community have such people, they are being considered as most brave, and you will amaze, आपने चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ा है कि यही वो लोग हैं जिनको अपने पास गन रखना अलाउड है विदाउट इवन लाइसेंस। दे आर कंसिडर्ड एज द ब्रेवेस्ट। एंड हमारी आर्मी फोर्स के जो फर्स्ट ऑफिसर थे, ही केम फ्रॉम दिस कम्युनिटी ओनली, सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ प्राइड। ऑथर ये भी मेंशन करते हैं इसके अलावा इस में दैट देयर हॉस्पिटैलिटी एंड थ्योरी ऑफ देयर ग्रीक एंड अरेबिक डेस्केंट इज ऑल्सो समथिंग ऑफ नोट। अच्छा, इनकी जो स्टार्टिंग की, मतलब जो हिस्टोरिकल ड्रेस मेंशन है कोदावू की, वो अरेबिक ड्रेस आपको दी गई है। बुक में आपको एक पिक्चर मिलता है कि जो इनका ड्रेस है कोदावू पीपल का, वो अरेबिक लोगों से इंस्पायर्ड है। जो अरेबिक ट्रेवलर्स थे वो कभी यहाँ रुके, उन्होंने आसपास के लोगों की ड्रेसेस को इंस्पायर किया। तो आपको एक वो लॉन्ग श्रग मिलता है, दैट टर्बन इज देयर, दैट बेल्ट इज अराउंड, राइट? तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ के जाना अपने एग्जाम में, इट विल हेल्प यू टू डिस्क्राइब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ऑल राइट, टी फ्रॉम असम इज अबाउट अगेन अ ट्रेवलॉग, बट हाउ डिड दे फील जब वो ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं असम की तरफ, तो असम में जाके उनको क्या मिलता है? दे सी दैट टी प्लांटेशन इज देयर, एंड उसके बाद दे सी दैट जब वो वहाँ टी प्लांटेशन दूर दूर तक दिख रहा है, इट इज़ टोटली कवर्ड एरिया जब आसाम आना शुरू होता है।
असम के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि वहाँ इतनी सारी प्लांटेशन है। जब ये दोस्त वहाँ पहुँचते हैं, एक जो दो करेक्टर्स आपको मिलते हैं वो एक फैक्ट्री को भी देख पाते दैट दे हैव दिस फैक्ट्री, टी का फैक्ट्री है असम में। जो सब कुछ सबसे ज़्यादा फेमस है वो टी है। एंड यू हैव दीज फैक्ट्स की कितनी परसेंट कितनी कंजप्शन होती है ओवरऑल इंडिया में टी की। टी इंडिया इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड मेजर पोर्शन इज प्रोड्यूस इन असम इटसेल्फ। ठीक है, आपको टी से रिलेटेड दो हिस्टोरिकल कहानी मिलती हैं, जिसमें आपको चाइनीज एम्परर की मिलती है दैट यस वन टाइम इन अ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, अ ट्विग हैपन टू फेल डाउन, एक टहनी से कुछ पत्तियां गिर जाती हैं और जब वो बॉइलिंग वाटर उस एम्परर को दिया गया, सर्व किया गया, तो वो बहुत इंप्रेस हुए और फर्दर वो कल्चर निकल पड़ा। ठीक है, दूसरी आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टोरी मिलती है दैट दिस टी लीव्स दे कंसीडर इट एज द आईलिड ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तपस्या के टाइम पे मीन्स व्हेन ही वाज मेडिटेटिंग, दिस पर्सन हु वाज मेडिटेटिंग he happened to meditate that much कि उसकी eyes जो eyelid थी that converted into tea leaves, ठीक, and then onwards people start consuming tea for more clarity in their mind and it became the culture, ठीक. So you have these two story, one is on Chinese concept, one is on Buddhism concept, that this Buddha monk was there, this monk was meditating, right? So this much we have in Assam, tea from Assam. ये तीन सेक्शन है आपके. यू कैन गेट सम स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं आप कुर्ग जाते हो तो, या बेकर्स फ्रॉम गोवा की लाइफ कैसी थी, किस तरह की लाइफ थी बेकर की और उसका रिलेशन कैसा था गोवन लोगों के साथ, या क्या कल्चर था या क्या रिचुअल था जो वेडिंग्स होती थी उसमें क्या कल्चर या रिचुअल को फॉलो किया जाता था. सम डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन you can get. Coming to the next summary, right? Now let's start with the next story, next summary that we have. This is about story about Mijbil the otter. Otter, you know, it's about a creature, animal is there. उसके बारे में ये कहानी है और उसका नाम मिजबिल रख देते हैं उसके ओनर. ठीक है, वो कहाँ से मिला था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या क्या हुआ जब वो अपने मास्टर के पास आया और क्या एक्सपीरियंस किया उन्होंने, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी. हो सकता है कुछ बच्चों की ये स्टोरी मिस हुई हो या रिवीजन नहीं हुआ हो, सो लेट्स फाइंड आउट क्या कुछ था इस स्टोरी में स्पेसिफिकली. तो ये एक छोटा सा क्रीचर है, जानवर है, डिफरेंट काइंड ऑफ, जो जर्नल जानवरों जैसा नहीं दिखता. यू कैन से नॉट वियर्ड बट पिक्यूलियर, यू कैन से. विच देखो, पिक्यूलियर वो विच इज़ नॉट सिमिलर और विच इज़ नॉट नॉर्मली बीन सीन. ठीक है, तो ऐसे में जो नॉर्मल नहीं है, आपको इसमें एक इम्प्रेशन मिलता है कि जब इस जानवर को लोगों ने देखा था तो किसी ने उसको कुछ समझा, किसी ने उसको कुछ समझा. हर कोई अलग अलग तरह से समझता था उस जानवर को, अलग अलग नाम देता था बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग. वो इसीलिए क्योंकि ऑटर मिजबिल जो था वो ही वाज डिफरेंट. इट वाज नॉट कॉमन एनिमल पीपल यूजुअली सी. सो व्हाट हैपेंड, Gavin Maxwell decides, oh my god, okay, yes, Gavin Maxwell decides to keep an otter as a pet in London. He describes Midge as an intelligent, fun-loving creature who is obsessed with water. The story focuses on the logistical nightmare of transporting Midge from Iraq to England in a box. हुआ क्या था बेटा, जब उनको बाय प्लेन लाया जा रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑथर वॉज नॉट एबल टू गेट द परमिशन. ठीक है, एक दूसरी एयरवेज से उनको जब परमिशन मिल भी गई, उन्होंने एक बॉक्स में मिज को रखा था, मिजबिल को. मिजबिल ट्राइड टू कम आउट फ्रॉम दैट वुडन बॉक्स. उस कोशिश में उसने अपने आप को बहुत हर्ट कर लिया था, जगह जगह उसको चोट लग गई थी. एयर हॉस्टेस हैपन टू सी दैट ब्लड वॉज कमिंग, मीन्स स्कैटर्ड ऑल अराउंड. ठीक है, एंड ऑथर ने देखा उसको कई जगह चोटें लगी हुई थी. he cleaned that also, but it was a difficult task क्योंकि otter जो था it was restless, it was not feeling good in that foundation of that box. जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उसके लिए परमिशन लिया कि उसको थोड़ी देर के लिए लैब में रख सकते हैं क्या ऑथर. एक काइंड एयर हॉस्टेस ने उनको परमिशन दिया भी, बट ऑटर तो ऑटर था, वो इधर उधर he started leaping out here and there. So this was a challenging thing and a difficult experience for the author. He mentions it in the chapter. Then further वो उसको घर पर लेकर आए. Then क्या, in London Midge invents his own games and becomes a
लोकल सेलिब्रिटी, दो पीपल ऑफन मिस्टेक हिम फॉर वेरियस एनिमल्स, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया लोग अलग अलग तरह से उसको अज्यूम करते थे. अ बेबी हिप्पो और अ बीवर. द चैप्टर शोकेसेस द डीप प्लेफुल बॉन्ड that can exist between humans and unique wild animals. So this is all about otter. So this chapter is actually describing a different kind of experience of human with an animal, with an creature, and दूसरे लोगों का impression क्या था उस different creature के बारे में, इस बारे में आता है. आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इट इज अबाउट द एयर जर्नी, मीन्स दैट प्लेन जर्नी ऑथर एंड मिजबिल हैड, राइट. तो ये आपको आ सकता है. अगर मिज लिख कर आ जाए ऐसे, जैसे आपको मिज मिला हुआ है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना. इट इज द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. दैट निक नेम वॉज गिवन टू ऑटर, ठीक है. तो अगर मिज लिखा है तो पहचान लेना और आंसर कर लेना. इट्स अ सिंपल स्टोरी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. मैडम राइट्स द बस. वल्ली के बारे में कहानी जान लेते हैं. इस कहानी को मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, ठीक है. बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी है वल्ली के बारे में. वल्ली हु वाज जस्ट रियली पैशनेट, शी हैड दिस लॉन्ग चेरिश्ड डिजायर टू राइड इन द बस, ठीक. वो बस की ट्रेवल एक्सपीरियंस करना चाहती थी, बस जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहती थी. स्टार्टिंग चैप्टर की कैसे होती है, दैट शी यूज टू सी पीपल, मतलब अपने घर के बाहर खड़े होके वो लोगों को आते जाते देखती थी जो बस जर्नी करते थे. उसके घर के बाहर से कुछ बस डिपोर्ट होती थी, तो लोग जब उस पर स्टेप इन स्टेप आउट करते थे या बस जर्नी के लिए जाते थे तो वो उनको नोट करती थी. तो इस तरह से देखते देखते उसने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी. तो वो कैसे लिख सकते हैं, 8-year-old Valli is a girl of refined curiosity and self-respect. She meticulously saves every penny to fulfill her dream of riding the village by bus. During her journey, she behaves like a mature madam, refusing help and observing the world with wonder. However, her joy turns into somber मतलब दुख, sadness, reflection when she sees a dead cow on the roadside, the same one that was running happily earlier. The encounter with death marks her transition from childhood innocence to an understanding of the complexity and mysteries of life and morality. इसका एक फन पार्ट भी है जो लास्ट में होता है. तो होता क्या है कि इसने पैसे जोड़े बहुत सारे, वो मेले नहीं जाती थी, वो कैंडीज नहीं खाया करती थी, और थोड़े थोड़े करके उसने जो कुछ पैसे इकट्ठे किए, इतने कि वो बस जर्नी पे जा सके. और वहाँ से वो टिकट खरीदती है बस में जाके. बहुत छोटी सी 8 ईयर्स की बच्ची को बस में सब देख के अकेले, उसका अकेला होना वॉज द वंडरिंग थिंग फॉर पीपल. When Valli was there on the bus, everyone was there in wonder कि इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे ट्रेवल कर रही है. Valli was not comfortable with people, you know, they were taking interest and concern, पर she don't want कि उसको कोई डिस्टर्ब करे. She was standing on a seat, तो उनको जब बोला गया कि just to sit down, she didn't bother, और she wanted to just enjoy every bit of the outside world from the window of the bus, ठीक है. And she was behaving in such sophistication कि सबने उसको बस कंडक्टर ने उसको मैडम कहना शुरू कर दिया था. शी सॉ काउ. रोड के बीच में उसको काउ मिलती है जो रोड क्रॉस कर रही थी, हैप्पी थी, लविंग थी, बहुत चीयरफुल दिख रही थी. इतना आता है. उसके बाद जब ये लोग एक टाउन पे पहुंचते हैं, सब लोग नीचे उतर जाते हैं, बट वल्ली वहीं रह जाती है. वल्ली कुछ खरीदती नहीं है क्योंकि वल्ली के पास केवल बात की जाने के लिए पैसे थे, उतने ही पैसे उसके पास बचे थे. जब कंडक्टर ने पूछा तो उसने मना कर दिया, ठीक है. अब वापस की जर्नी में शी वॉज एंजॉइंग एवरी बिट, एंड अ लेडी वॉज देयर जिसका आपको चैप्टर के अंदर जिक्र मिलता है. दैट लेडी, एन ओल्ड लेडी हु वॉज च्यूइंग बीटल नट, एंड उनका जो जेस्चर और उनका जो कंसर्न था वल्ली के लिए, वो वल्ली को पसंद नहीं आ रहा था. शी फाउंड हर एनोइंग, ठीक है. एंड क्योंकि वो ओवर क्वेश्चन कर रही थी. आफ्टर दैट वल्ली को दिखता है कि जो वो काऊ सुबह उसने देखी थी, शी मेट एन एक्सीडेंट. जो काऊ का एक्सीडेंट हो गया था वो वहीं पे डेड थी, इस रोड पे थी. तो इस चीज़ से वल्ली का जो पूरा मोरल था वो डाउन हो जाता है, बहुत बैड फील करती है, ठीक है. एंड जब वो अपने घर वापस आती है, टू द अमेजमेंट नो वन वॉज अवेयर कि ऐसा कुछ हुआ भी है. उसकी मदर को कुछ नहीं पता था. वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वल्ली अपने घर से निकली थी, मदर वॉज टेकिंग दैट आफ्टरनून नैप, ठीक है. और आफ्टरनून नैप के टाइम पे उनको पता नहीं चला कि वल्ली वॉज आउटसाइड द होम. तो जब वल्ली घर पहुंचती है वापस, शी फाउंड हर मदर वॉज टॉकिंग टू अदर लेडी, एंड दे वर जस्ट
केयर फ्री, दे वर जस्ट अनअवेयर कि वली वॉज नॉट एट होम या वली कहीं, एंड वली ऑल्सो स्टैंड देयर इन सच अ वे दैट नथिंग हैड हैपेंड, राइट? ऑल राइट, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैडम राइड्स द बस. आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट शी वॉज कॉल्ड मैडम, वाई इट वॉज देयर? शी वॉज कॉल्ड मैडम बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, द जेस्चर शी कैरीड ड्यूरिंग द बस जर्नी. और ये मैडम नाम किसने दिया था? ये बस कंडक्टर ने उनको नाम दिया था. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. आई होप इट्स क्लियर. वैसे मैक्सिमम बच्चों को ये स्टोरी आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मैडम राइड्स द बस.